हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस पहले से कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आज आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आपको फिजिक्स रिवीजन क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाइएगा तो आपको लाइन बाय लाइन वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये पार्ट 23 है। इसके पहले हम लोग 22 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा में ला रहे हैं किसको? सबसे पहले चर्चा में आ रहा है बायो सावर्ट नियम, क्योंकि ये सब्जेक्टिव के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बायो सावर्ट नियम जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये सब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को सभी को अच्छे से ध्यान में रखें कि बायो सावर्ट नियम क्या होता है। देखिए, अभी बायो सावर्ट नियम का बात करें तो पहले कंडीशन जानेंगे किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायो सावर्ट नियम ये कहता है कि अगर कोई ऐसे तार है, ठीक है, अगर इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो मान लेते हैं किसी क्षण किसी बिंदु पर ये जो धारा है, मान लें कि यहाँ पे धारा है, इसमें आई प्रवाहित, तो इसका जो लंबाई यहाँ पे किसी तार का छोटा सा लंबाई ले रहे हैं, जिसका लंबाई कितना है, डीएल है। और इससे हम चाहते हैं कि इससे आर दूरी पर कितना, इससे आर दूरी पर हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। इससे आर दूरी पर हमको इस चुंबकीय क्षेत्र का मान, अगर स्मॉल लंबाई के लिए ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये स्मॉल जो लंबाई होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो बताया जाता है ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होते हैं धारा के समानुपाती होते हैं। दूसरा बताया जाता है, अब ये सब टर्म्स लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि लंबाई का जब दिशा लेंगे तो इस दिशा में होगा ना लंबाई का दिशा, और इसके बीच का जो कोण है क्या है, थीटा है। तो ये भी बताया जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है स्मॉल, यहाँ डीबी का मतलब स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र है जो डीएल के वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो ये डीएल के भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होता है जो साइन थीटा के भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो और चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 1/r के भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो सबको जब इकट्ठा करके लिखते हैं तो देखा जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके समानुपाती होते हैं, तो आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो जब समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, और उसी स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई, 1/म्यू0/4 पाई। जो यहाँ पे स्थिरांक आता है क्या आता है, म्यू0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जब हम इसको सदिश रूप में चेंज करते हैं तो देखिए, सदिश रूप में चेंज करने का दो तरीका है। थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं तो डीवी को अगर सदिश रूप में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर म्यू0/4 पाई, आई तो ऐसे रहेगा, हमको पता है आई के साथ अगर आर एक सदिश आ जाता है, और साइन थीटा क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है, तो हम लोग ये लिखते हैं डीएल क्रॉस आर वेक्टर। और ऊपर में एक आर बढ़ा, इसलिए नीचे का आर का जो पावर होता है वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ऊपर में आर बढ़ेगा ना, ये आर वेक्टर, इसका परिमाण लेंगे तो ये आर आएगा, फिर आर से एक आर कट जाएगा तो फिर 2 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। जब ये आर वेक्टर के रूप में लिखते हैं तब अगर इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, मात्रक सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको मात्रक सदिश में चेंज कर दें, अगर मात्रक सदिश में चेंज करें तो आई डी एल क्रॉस अगर आर कैप कर दे तो मात्रक सदिश का कोई भी परिमाण नहीं होता, उसका परिमाण 1 होता है। इसी कारण से यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों में याद रखना है, अगर सदिश के रूप में दिया रहेगा तो नीचे में क्या होगा, आर क्यू होगा। सदिश के रूप में दिया रहेगा यहाँ पे तो ये आर क्यू होगा। अगर आर यहाँ पर मात्रक सदिश के रूप में दिया रहेगा तो नीचे में आर स्क्वायर ही होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आर क्यू दे दिया है और यहाँ पर मात्रक सदिश भी दे दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पर मात्रक सदिश है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है आर स्क्वायर है और यहाँ पर मात्रक सदिश है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था बायो सावर्ट नियम, सभी को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युतीय तीव्रता किसको कहते हैं, विद्युत क्षेत्र को कहते हैं। इसका एसआई मात्रक निकालने का बस एक सिंपल तरीका है, बल बटे क्या होता है, आवेश होता है। ये हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, या एफ बराबर क्या पढ़ते हैं, क्यू इंटू ई पढ़ते हैं। ये फार्मूला ध्यान में अगर है तो बहुत आसानी से मात्रक बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई का मात्रक
ई का मात्रक। सिंपल है। ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और नीचे में यहाँ पर कूलम है तो बट्टे में कूलम है तो पर कूलम हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। न्यूटन पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। बस फार्मूला याद है, तुरंत हम लोग ऐसा ही मात्रक बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में धारा घनत्व का कौन फार्मूला है बताना है। अब ये धारा घनत्व क्या है, तो किसी तार से जब धारा प्रवाहित होता है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन कम बेसी हो सकता है ना, किसी तार में हो सकता है कम इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जगह काफ़ी है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम मूव कर रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व के कारण से जो धारा में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है कि तार का अनुप्रस्थ तार मतलब कितना इसका क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है। और धारा घनत्व का जो फार्मूला होती है हम लोग पहले से 10 क्लास में भी पढ़े हैं, आई बटे कितना होता है, ए होता है। आई जो हो जाता है धारा हो जाता है, यही हम लोग का क्या है, ये जो है यहाँ पे धारा घनत्व है, और आई जो है यहाँ पे क्या है, धारा है, और दूसरा ये क्या है, तो क्षेत्रफल है। इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे ए जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अगर पूरा लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। ये होता है अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी ये तो गलत है ना, आई बटे है ना, तो आई बटे कौन है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है गतिशीलता का। इसके पहले भी इस गतिशीलता के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि गतिशीलता जो होता है उसका एक फार्मूला होता है सबसे पहले, और इसको जितना भी बताते हैं ना सब को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं अपने से बनाकर। जो फार्मूला है, फार्मूला एक बार लिख दिया, इसको इंग्लिश में हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग म्यू से दर्शाते थे। म्यू बराबर होता है वी डी बटे ई होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, यही होता है गतिशीलता, और वी डी जो होता है वो क्या होता है, संवहन वेग होता है। संवहन वेग के नाम से जानते हैं। संवहन वेग का मतलब क्या होता है, जब तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है उसी गति को हम लोग संवहन वेग के नाम से जानते हैं। और ये तो अभी सभी को पता है, ये क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या है, वी डी बटे ई होता है। बस यही फार्मूला ध्यान में रखना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 1 वाट बराबर क्या होता है। 1 वाट बराबर, इसे हम लोग सभी को पता है कि जो शक्ति होता है, तो शक्ति का एक सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, ऊर्जा बटे समय। क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा बटे समय। तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। तो 1 वाट बराबर, और यहाँ पर जूल का जो मात्रक, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो क्या हो जाएगा 1 जूल। और नीचे में समय आ रहा है तो समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखे, या 1 जूल पर सेकेंड को इसको इन्वर्स में भी ऐसे पावर दे दिया जाता है तो पर सेकेंड हो जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जाए नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कैसा होता है। अब देखो, जब भी कलर कोड पूछा है तो ऑब्वियस है कि आपको कलर कोड सभी का याद रखना जरूरी हो जाता है। कलर कोड सभी का याद, तो अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। कलर कोड काला के लिए क्या होता है ये पूछा जा सकता है, तो काला के लिए 0 होता है। भूरा के लिए कितना होता है, तो भूरा के लिए 1 होता है। लाल के लिए 2 होता है। नारंगी के लिए 3 होता है। पीला के लिए 4 होता है। हरा के लिए 5 होता है। नीला के लिए 6 होता है।
बैगनी के लिए 7 होता है। एक धूसरा कलर होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्रे कहते हैं, तो ग्रे के लिए 8 होता है। जो सफ़ेद होते हैं, तो सफ़ेद कलर कोड रहेगा तो उसका कलर कोड क्या होता है, 9 होता है। तो बस इतना ही कलर कोड ध्यान में रखना है। ये प्रतिरोध का कलर कोड होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो अगर यहाँ बात किया जाए किसका, नीला का, तो नीला का कितना होता है, 6 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है एम्पियर घंटा मात्रक, ये किसका मात्रक है पूछ रहा है। क्या लिखा है, एम्पियर और आवर। और एम्पियर आवर बात करेंगे तो सबसे पहले एम्पियर आवर का मतलब क्या है, धारा, और आवर क्या है, समय। तो धारा और समय किसका सूत्र होता है, धारा के साथ ये गुना में है समय। तो धारा और समय किसका सूत्र होता है, ये पहले ध्यान रखना है, ये आवेश का सूत्र होता है। किसका होता है, आवेश का। हम लोग पढ़ते हैं जो धारा होता है वो क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, यही पढ़ते हैं ना। इतना समय में इतना आवेश प्रवाहित हुआ है तो आवेश बटे क्या होते हैं, समय होते हैं, जिसको I बराबर Q बटे T से भी दर्शाते हैं। यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। तो अभ्यास है यहाँ पर इसका आवेश, अगर हम लोग आवेश का बात करेंगे तो आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है। तो 1 कूलम बराबर लिखते हैं 1 एम्पियर इंटू क्या, सेकेंड लिखे। अब यहाँ पर आवर दिया है तो आवर के रूप में समय है, तो यहाँ पर आवर भी लिख सकते हैं। तो 1 एम्पियर आवर भी इसका हम लोग दर्शा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर लॉरेंट बल के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो देखो, जब कोई आवेश पर दोनों बल लगे, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल, तो उसी के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंट बल के नाम से जानते हैं। उसी के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंट बल के नाम से जानते हैं। अब मान ले कि ऐसा दशा होता है कि एक जगह हम दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर दिए और विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर दिए। देखो, जब भी अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, एक बार हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। मान लेते हैं कोई एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए हैं बी, अगर इसमें कोई आवेश को रखेंगे इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, लेकिन इस आवेश को अगर इसमें गति कराएंगे, इस आवेश को क्या कराएंगे, इस आवेश को अगर इसमें हम गति कराते हैं तो गति कराने पर इस आवेश पर बल लगना शुरू हो जाता है। जिस बल का मान हम चुंबकीय बल लगता है, उस बल का मान जो होता है क्या होता है, इस बल का जो मान होता है Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। Q इंटू वी क्रॉस भी इसका वेग होता है और इस कितना वेग से इसमें गति कर रहा है, Q इसका आवेश होता है और B जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है वो उसका मान होता है। तो Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। अब ये भी हम लोग को पता है कि जब अगर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है, अगर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न है और उस विद्युतीय क्षेत्र का मान E है और इसमें कोई एक आवेश Q को रखते हैं, तो इस पर जो बल लगेगा, मान लो कि यहीं पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न अगर कर देंगे, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देंगे, तो उस पर एक और बल लगने लगेगा। और उस बल का की दिशा कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस पर एक बल लगता है और इस बल का मान भी हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं, Q इंटू भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉरी, Q इंटू ई लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, Q इंटू ई लिखते हैं। अब जब हम लोग ये दोनों अब एक ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों चीज़ उत्पन्न कर दिए, एक ही जगह हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर दिए और एक विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर दिए, तो इस पर दोनों बल लगने लगता है। तो उसी नेट बल को हम लोग लिखते हैं दोनों का योगफल, इसको हम लोग एफ ई से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस एफ एम के योगफल के बराबर हो जाएगा। और दोनों का योग का जब हम लोग करेंगे तो Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ से देख सकते दोनों में से Q कॉमन हो जाएगा, तो Q कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो
ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। उल्टा नहीं कर देना, बी क्रॉस बी नहीं होता है, भी क्रॉस बी होता है, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। ठीक, इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर है इसमें भी क्रॉस बी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी और ए दोनों को दोनों सेम प्रिंट किया गया है, मतलब कुछ ना कुछ गलती है दोनों के। ऐसे तो दोनों के दोनों अगर ऐसा रहेगा तो दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान दें कि सही कोई एक ही होगा, हो सकता है ऑप्शन लिखने में ये मिसमैच हुआ होगा, तो कोई एक ही ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बात किया जा रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान कितना होता है। देखिए, कुछ का चुंबकीय क्षेत्र का मान याद रखना जरूरी होता है। कुछ का चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, याद रखना जरूरी होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ का अगर पूछा जाए आगे आगे हो सकता है कहीं पूछ दे, तो पहले याद रखना है किसका किसका। तो न्यूट्रॉन एक होता है, न्यूट्रॉन तारे का पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो 10 के पावर 8 होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। जब सब छोटे छड़ का प्रयोग करते हैं लगभग, अगर छोटे छड़ चुंबक के निकट बात करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो लगभग 10 के पावर -2 होता है। अगर हम लोग पृथ्वी के पृष्ठ का बात करेंगे, पृथ्वी के पृष्ठ का बात करेंगे तो पृथ्वी के पृष्ठ पर 10 के पावर -5 टेस्ला होता है। टेस्ला टी से यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि याद रखना जरूरी है, मानव तंत्रिका का। मानव तंत्रिका में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, मानव तंत्रिका तंतु में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, और वो जो होता है 10 के पावर -10 टेस्ला होता है। अंतरा अंतरा अंतराकीय अंतरातारकीय आकाश होता है, अंतरातारकीय आकाश। अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जाए इसके पास में 10 के पावर -12 टेस्ला होता था। कुछ इंपॉर्टेंट चुंबकीय क्षेत्र का मान था जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। चुंबकीय क्षेत्र से एक और रिलेटेड चीज़ याद रख सकते हैं कि 1 टेस्ला जो होता है, ये कभी कभी पूछ भी देता है, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। तो 1 टेस्ला का मान जो होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख सकते हैं पृथ्वी के पृष्ठ पर कितना है, 10 के पावर -5 टेस्ला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे धारा कुंडली में विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण देखा जाए, ये बहुत बार हम बता चुके हैं कि अगर कोई एक लूप है मान लेते हैं, अगर इस लूप का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया घिरा उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और इसमें जो धारा प्रवाहित करा रहे हैं आई धारा प्रवाहित करा रहे हैं, और ये एक बार लूप नहीं लिपटा हुआ है, इसके ऊपर तार का लड़ी लिपटा हुआ है। इसके ऊपर क्या है, तार एक बार नहीं 2-3 बार तार का लड़ी इस पर क्या है, लिपटा हुआ है। तार जैसे लिपटते हैं ना, तो वैसे ये 3-4 बार एन बार लिपटा हुआ है। कितना बार, इसमें फेरों की संख्या कितना है, एन है। तब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसको हम एम से दर्शाते हैं, उसका जो मान होता है एन आई ए के बराबर होता है, एन आई ए के बराबर होता है। एन जो होता है फेरों की संख्या होता है, फेरों की संख्या। आई जो होता है धारा होता है, ए जो होता है क्षेत्रफल होता है। तो ये याद रखना है। तो यही चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, एन आई ए सब के बारे में बता भी दिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो गैल्वेनोमीटर वर्क जो करता है विद्युतीय यंत्र है, जो गैल्वेनोमीटर कांटा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लो कि ये सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर एक कांटा लगा हुआ है, तो कांटा क्या होता है ऐसे ऐसे चारों तरफ रोटेट करता है, रोटेट करता अंदर में बेसिकली सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग जब रोटेट करता है तो स्प्रिंग क्या होता है, मुड़ता है, और मुड़ेगा तो अंदर से टॉर्क लगाता है जिसको उसको
ये मान लें कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित की तो रोटेट करके ऐसे जाना शुरू किया तो ये इसको रोकने की कोशिश करता है। अगर ये स्प्रिंग नहीं रहेगा तो इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये स्प्रिंग इसको रोकता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क लगता है तब टॉर्क जितना एंगल से ये घूमता है, टॉर्क जो होता है, तो टॉर्क जो लगता है तो उस टॉर्क का जो मान होता है वो बता देते हैं। उस टॉर्क का जो मान होता है वो c इंटू थीटा होता है। c जो यहाँ पे होता है तो c को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग c को क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। c को इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बल युग्म के नाम से जानते हैं। तो टॉर्क का जो मान होता है, ये जो टॉर्क है ये रोटेशन वाला टॉर्क होता है। रोटेशन वाला टॉर्क का एक और फार्मूला होता है NIBA बराबर होता है c इंटू थीटा। और यहाँ से जब I का मान निकालते हैं, सबको उधर भेजते तो c बटे कितना हो जाता है, तो c बटे NBA इंटू थीटा हो जाता है। तो यही यहाँ पर इसके जगह एक नियतांक यूज किया जाता है k, तो I बराबर k थीटा, जहाँ k का मान क्या होता है CNBA के बराबर होता है। और इसी k को हम लोग क्या कहते हैं, गैलोनोमीटर नियतांक के नाम से जानते हैं। इसी k को हम लोग क्या कहते हैं, गैलोनोमीटर नियतांक के नाम से जानते हैं। अब आप समझ में आ गया होगा इस गैलोनोमीटर नियतांक का मान कितना c बटे NB है। सबको पता है c यहाँ पे बल युग्म में हो गया, n क्या होता है फेरों की संख्या हो गया, b क्या हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, a क्या हो गया उसका क्षेत्रफल हो गया, a क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए दो चीज होता है, आदर्श मीटर और आदर्श वोल्ट मीटर। जो यहाँ पर देखने को मिलेगा आदर्श एमीटर और दूसरा होता है आदर्श वोल्ट मीटर। ठीक है, मीटर को जो होता है किसी भी लूप में मीटर को समांतर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है, किसको श्रेणी क्रम में। और किसी भी वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान दें, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका प्रतिरोध, जब आदर्श वोल्ट मीटर होता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य बनाया जाता है। ऐसा क्यों, अगर इसका प्रतिरोध शून्य नहीं होगा तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, धारा इसी से पार होने लगेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध अनंत बनाया जाता है, जिसको इन्फिनिटी से दर्शाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसका प्रतिरोध अनंत इसलिए बनाया जाता है कि प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना। जब धारा यहाँ से आ रहा है तो धारा अब इससे जाना शुरू ना कर दे, इस धारा किससे जाना चाहिए, पूरा पूरा इससे जाना चाहिए। इस कारण से प्रतिरोध को ऐसा, इसमें एमीटर को वोल्ट मीटर को ऐसा बनाते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, जिसका धारा को इधर क्या करता है, रोक देता है। तो सारा धारा क्या होता है, इसी से होके जाता है। तो हम लोग अच्छे तरीके से वोल्ट मीटर इसका वोल्टेज माप पाते हैं। एमीटर का बात करते हैं तो एमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इसमें प्रतिरोध को क्या किया जाता है, शून्य किया जाता है। ऐसा क्यों, अगर इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें धारा को इधर ही रोक देगा, इधर जाने नहीं देगा, तो हम लोग सही से धारा को माप नहीं पाएंगे। इस कारण से इसका प्रतिरोध क्या कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ध्यान में रखना है। आदर्श एमीटर का बात करेंगे तो प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का बात करेंगे तो प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर इसको बात करेंगे तो एमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर जो होता है वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ से 4 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पूछा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श एमीटर जो है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बात किया जाए कि दृश्य धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। हम लोग प्रेरित प्रतिघात का बात करेंगे तो प्रेरित मतलब क्या, प्रेरकत्व का। तो प्रेरकत्व का जो प्रतिघात होता है जिसको हम लोग एक्सेल से दर्शाते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल होता है। इसका जो फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल होता है।
ओमेगा का मतलब जानते ही हम लोग, इसको 2πf भी लिखा जाता है, 2πf इंटू एल होता है। जब ये दृश्य धारा होगा तो इसमें कोई भी आवृत्ति नहीं होगा। आवृत्ति का मान क्या होगा, तो ये दृश्य, इसलिए कि ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवृत्ति होता है। दृश्य धारा के लिए आवृत्ति जो होगा, दृश्य धारा के लिए जो एफ का मान होता है वो 0 होता है, इसलिए जो एक्सएल का मान हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दृश्य धारा के लिए 0 हो जाएगा। दूसरा होता है, ये तो प्रेरित प्रतिघात दिया हुआ है, इसी प्रकार से क्या दे सकता है, तो दूसरा ये दे सकता है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। दूसरा हम लोग जानते हैं कि दूसरा क्या होता है, तो ये प्रेरित प्रतिघात हो गया। और दूसरा जो होता है वो अगर संधारित्र रहेगा, क्या रहेगा, संधारित्र रहेगा, तो संधारित्र के लिए क्या होता है, देखो संधारित्र के लिए जब प्रतिघात का फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 ω/c 1 क्या लिखते हैं, 1/ω/c लिखते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2πf/c। इसके लिए भी दृश्य धारा के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें भी दृश्य धारा के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर f का मान 0 होगा। और जब इसमें 0 रखेंगे तो ये 1/0 पूरा कर देगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो दृश्य धारा के लिए अगर हम लोग पूछा जाए, इसमें प्रेरित प्रतिघात पूछा है, अगर हम लोग क्या संधारित्र प्रतिघात पूछेगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसमें ये सब ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखें। तो ऑप्शन में जो 0 आंसर होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। और अगर पूछ दे किसके लिए तो पूछ देगा किसके लिए, तो अगर यहाँ पर संधारित्र के लिए पूछेगा प्रतिघात का मान तो अनंत हो जाएगा उसका आंसर, ये भी ध्यान में रखना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।